डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं अब तक। दैट इज मेडिसिनल केमिस्ट्री से कर चुका हूं, फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, फार्माकोलॉजी से रिलेटेड, डिफरेंट मॉडल पेपर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यहाँ पे डिप्लोमा से रिलेटेड या डिग्री से रिलेटेड या जीपेट से रिलेटेड या फार्मासिस्ट एग्जाम से रिलेटेड या यूं कहूंगा यहाँ पे डीआई या ड्रग इंस्पेक्टर जिसको या डीसीओ जिसको बोलते हैं, उन सभी के लिए मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस को भी जरूर देखें। और यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मैंने लगभग हर सब्जेक्ट की मॉडल पेपर हर सब्जेक्ट के बना रखे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारी चीज मिल जाएगी, तो आप उन चीज को भी जरूर देखें इस वीडियो लेक्चर के बाद में। फ्रेंड्स, आज हम फार्माकोग्नोसी पढ़ेंगे। फार्माकोग्नोसी में एक चैप्टर है आपके, दैट इज जनरल इंट्रोडक्शन, कंपोजिशन, केमिस्ट्री, केमिकल क्लासेस, बायोसोर्स, थेरापेटिक यूजेज एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। यदि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं विनका से रिलेटेड, राउल्फिया एंड बेलाडोना, इन सभी का वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ। एंड ओपियम का आज बारे में हम पढ़ेंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करूं तो इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट से रिलेटेड वाला पहले यूनिट में कंप्लीट कर चुका हूं। यदि आपने वो वीडियोज भी नहीं देखे तो वो वीडियो जरूर देखें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फार्माकोग्नोसी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उन सभी के सारे वीडियोज आपको देखने को मिलेगा। ओके, आज अपन देखेंगे किसका, दैट इज फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में जैसा कि आपको पता है कि हमने बहुत सारे ड्रग्स पढ़ चुके हैं। ओपियम, जिसको हम ओपियम पॉपी भी बोलते हैं, ये वाला ओपियम पॉपी है। ओके, तो ओपियम पॉपी या ओपियम से रिलेटेड क्वेश्चन या जिससे भी इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ओपियम से रिलेटेड डिस्कस कौन कौन से पॉइंट करेंगे, जो आपका मेन एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है उसको ध्यान में रखते हुए। इससे रिलेटेड जीपेट कहूं, चाहे फार्मासिस्ट कहूं, चाहे डीसीओ पॉइंट कहूं, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने उन सभी क्वेश्चंस को आज इसमें इंक्लूड किया हुआ है। थ्योरेटिकल पार्ट को हमने इंक्लूड किया हुआ है, तो थ्योरेटिकल पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज अपन देखेंगे इसको अलग अलग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। पहला अपन बात करते हैं सोर्स। ओपियम के सोर्स में बात करेंगे, सोर्स इसका क्या होता है। ओके, तो देखिएगा इसमें जैसा अपन सोर्स किसकी बात कर रहे हैं, ओपियम के सोर्स की बात कर रहे हैं, तो इसका सोर्स क्या होता है, मींस इसका कौन सा पार्ट यूज होता है एज ए ड्रग, दैट इज ड्राइड लेटेक्स ऑफ अनराइप कैप्सूल। अनराइप का मतलब कच्चा, पका हुआ नहीं, कच्चे कच्चे को बोलते अपन क्या, अनराइप। ओके, लेटेक्स का मतलब क्या होता है, जो लेटेक्स का मतलब समझना यहाँ पे क्या, कि जो ये वाला पार्ट होता है इस तरह व्हाइट व्हाइट जो होता है, इसको अपन लेटेक्स बोलते हैं। जो कौन से प्लांट से मिलता है, पेपावर सोमनिफेरम बोलते हैं इसके प्लांट का नाम, जो बॉटनिकल या साइंटिफिक नेम होता है ये, जिसको अपन बोलते हैं क्या बोलेंगे, आल्सो नोन एज ए ओपियम पॉपी। ओके, फिर अपन बात करेंगे, देखिएगा इसकी जो फैमिली होती है पेपावरेसी है, पेपावरेसी से, पेपावर से याद रखना, पेपावरेसी। ओके, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आता है इसमें, एनएलटी का मतलब होता है नोट लेस देन 9.5% मोर्फिन कैलकुलेटेड एज एनहाइड्रस, मतलब वो वाला स्टैंडर्ड, मतलब वो ओपियम स्टैंडर्ड है या सही है जिसमें कम से कम 9.5% मोर्फिन होगा, हम उसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं, या वो सही है। इससे कम वाला अडल्ट्रेटेड या सब स्टैंडर्ड वाला होता है। ओके, और यहाँ पे एक चीज और बता दूं, इसके जो फ्लावर है ब्लूइश व्हाइट या वॉयलेट कलर के होते हैं, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, जिसमें ब्लूइश और व्हाइट कलर के हैं। तो यहाँ पे जैसे जीपेट में क्वेश्चन क्या क्या आया हुआ है, पहला तो ये ड्राइड जो लेटेक्स है अनराइप, ये जीपेट पे क्वेश्चन आया हुआ है, पहला पॉइंट ये वाला। दूसरा इसका फैमिली पूछा गया है, अगेन जीपेट में क्वेश्चन आया हुआ है। तीसरा ये मॉर्फिन का जो क्या कहेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये जीपेट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके सोर्स में से करीबन 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, अब
आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसा सोर्स में ही इसकी 6 स्पीसीज जो होती है, वो 6 स्पीसीज इंडिया में यूज होती है, इंडिया में अवेलेबल है। वो कौन कौन सी है? सबसे पहले जैसा अपन ने बताया था, पेपावर P4 पेपावरस ओमनीफेरम, जिसको हमने ओपियम पोपी भी बोला है। ओके, जिसके फ्लावर इस तरह के हैं और इसका जो फ्रूट है वो इस तरह का कैप्सूल नेचर का होता है। फिर इसका पेपावर नुडिकैली कोली होता है, जिसको दूसरा नाम होता है आइसलैंड पॉपी बोला जाता है, जो अगेन इंडिया में एक स्पीसीज के तौर पे यूज होती है। फिर आता है पेपावर रोयोज, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉर्न पॉपी, जो इंडिया में अगेन प्रसिद्ध है इस तरह से। ओके, फिर एक नेक्स्ट आता है पेपावरम ओरिएंटल, और नेक्स्ट अनदर वन पेपावरम आर्जिमोन, एंड लास्ट वन द पेपावरम डुबियम। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 6 स्पीसीज है जो ओपियम की काउंटेड की जाती है। ओपियम की 6 स्पीसीज हमारे इंडिया में अवेलेबल होती है। ये सारी की सारी क्या होता है इसमें? मॉर्फिन अवेलेबल होता है या नहीं होता, वो अपन आगे पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट आता है, यदि हम इसकी कॉमर्शियल वैरायटी की बात करें, कॉमर्शियल वैरायटी की बात करेंगे तो देखिएगा, जैसा कि अभी अपन ने देखा कि पेपावरस सोमनिफेरम, जिसको इंडियन पोपी ओपियम बोलते हैं, ये वाला ओपियम पोपी बोला जाता है, जो आपको बार बार दिखा रहा हूं। याद रखिएगा, ये क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि इसके जो फ्लावर होते हैं वो व्हाइट ग्लिस होते हैं, कैप्सूल से इस तरह का होता है, जो अपन अभी थोड़ी देर में और पढ़ने वाले डिटेल में। और नेक्स्ट आता है पर्शियन ओपियम, जिसका दूसरा नाम होता है ईरानियन पॉपी, और ये वाला इसका थोड़ा सा डार्क वॉयलेट कलर का होता है। ये होता है किसका? पर्शियन ओपियम या ईरानियन पॉपी। ओके, थर्ड आता है कौन सा? अदर वेराइटी जो कौन कौन सी होती है? टर्किश ओपियम एंड चाइनीज ओपियम। ये सारे के सारे क्या होती है? कॉमर्शियल। यहाँ पे जो जीपेट का क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन क्या आता है कि कॉमर्शियल वेराइटी कौन सी है ओपियम की? तो अपन को इन सभी पॉइंट्स को याद रखना है। इंडियन ओपियम, ईरानियन, पर्शियन, टर्किश एंड चाइनीज, ये सारी की सारी क्या है? ओपियम की कॉमर्शियल वेराइटी है। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं, जब भी अपन बात ध्यान देना, यहाँ पे ओपियम की बात आती है तो एक ओपियम वार का डिस्कशन होता है। बेसिकली ये सोर्स में ही हम पढ़ते हैं एज ए हिस्ट्री के तौर पे, मतलब इसका इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। ओपियम वार हुआ था, जिसको अपन ओपियम वार का मतलब यहाँ पे अफीम का युद्ध भी बोला जाता है। ओके, अफीम युद्ध भी बोला जाता है। नाउ तो ये क्या है फ्रेंड्स? ध्यान, 2 ओपियम वार हुए थे। पहला ओपियम वार अपन बात करते हैं जो 1839 से 42 के बीच में हुआ था, चाइना वर्सेस ब्रिटेन में हुआ था। बेसिकली क्यों हुआ था? चाइना वांट्स टू सप्रेस इलीगल ओपियम ट्रेड एंड ब्रिटिश ट्रेडर्स वर प्राइमरी सोर्स ऑफ ड्रग इन चाइना। मतलब ब्रिटिश ट्रेडर्स एज ए सोर्स के तौर पे यूज करते थे ओपियम को, और चाइना क्या करता था? उसकी उनके इलीगल ओपियम के ट्रेड को वो खत्म करना चाहता था। इसलिए दोनों के बीच में फर्स्ट लड़ाई हुई कब? 1839 से 42 के बीच में। ठीक है, दूसरा युद्ध कब हुआ था? सेकेंड वॉर, दैट इज 1856 टू मतलब 1856 से 60 के बीच में हुआ था। इस दूसरे युद्ध को एरो वॉर या एंग्लो फ्रेंच वॉर भी बोलते हैं। ये 2 कंट्रीज के बीच में हुआ था, चाइना ब्रिटेन एंड फ्रांस एंड चाइना के बीच में, इन दोनों के बीच में हुआ था। मतलब इस तरह से 2 कंट्रीज के बाद में हुआ था। कैसे हुआ था? रीजन क्या था? अगेन वही रीजन था, डिजायर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस टू विन एडिशनल कॉमर्शियल प्रिविलेज इन चाइना इंक्लूडिंग लीगलाइजेशन ऑफ ओपियम ट्रेड। मतलब ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस चाइना में बिजनेस करना चाहते थे ओपियम का, लेकिन चाइना उनको मना करता था। इस वजह से ये लड़ाई हुई थी। ओके, तो ये जीपेट से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। जीपेट से रिलेटेड मतलब ओपियम वार किसके बीच में हुआ था या क्यों हुआ था? रीजन क्या था? कौन से ओपियम वार पहला हुआ था या सेकंड हुआ था? कौन सी कंट्री के बीच में हुआ था, या व्हाट इज द रीजन? ये सारे क्वेश्चंस जीपेट से रिलेटेड है, जो मैंने आपको सारे के सारे क्लियर कर दिए। ओके,
जैसा कि इसका फ्लावर आपको दिख रहा होगा ब्लूइश व्हाइट और वॉयलेट कलर का होता है, और वायलेट इस तरह का होता है, जैसे मैं बार बार बोल चुका। मेनली इसकी स्पीसीज कौन सी होती है? ग्लैब्रम, एल्बम और नाइग्रम, ये 3 स्पीसीज होती है जो इंडिया में मिलती है। तो ये याद रखिएगा, 3 स्पीसीज मिलती है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी, जैसा कि कैप्सूल इसका जब होता है, कब ओपियम का डार्क ग्रीन टू लाइट ग्रीन कलर का होता है, उस टाइम पे मैक्सिमम लेटेक्स मिलता है। मैक्सिमम लेटेक्स क्या होता है? जो इस तरह का जो ये व्हाइट व्हाइट लिक्विड मिलता है, इस व्हाइट व्हाइट लिक्विड को हम लेटेक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? लेटेक्स बोल रहे हैं। क्लियर? और ये कब निकलता है? 2 mm का डेप्थ इसमें कट किया जाता है, जिसको इंसिजन बोलते हैं विद नुस्तुर। एक मतलब क्या औजार होता है, उससे हम इसमें क्या करते हैं? नुस्तुर, ये नुस्तुर की सहायता से, हेल्प से इसमें क्या करते हैं? 2 mm की डेप्थ का उसमें कट लगाया जाता है, इंसिजन लगाया जाता है। फिर क्या करते हैं? जो ये इस तरह का जो लेटेक्स फिर धीरे धीरे इसमें क्या करता है? सीक्रेट होता रहता है, बाहर निकलता रहता है, और फिर उसको कलेक्ट किया जाता है चरपला से। चरपला से मतलब इसको ये हल्का सा ब्राउनिश कलर का हो जाता है, जो उसको इस तरह से कलेक्ट किया जाता है, इस तरीके से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है नुस्तुर से, ये वाला जीपेट पे क्वेश्चन आया हुआ है कि किससे कट लगाते हैं, तो ये चीज मैंने बता दी है। सिमिलरली याद रखना, दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, 4 टाइम्स इंसिजन लगाते हैं विद 2 डे इंटरवल, मतलब हर 2 दिन के बाद में 4 बार इंसिजन, मतलब उस पर कट लगाया जाता है। तो इस तरह से इसमें जो ये कैप्सूल होता है, ये अनराइप कैप्सूल होता है, ध्यान रहेगा। अनराइप मतलब कच्चा, जिसको कच्चा बोलते हैं हिंदी में, और डार्क ग्रीन टू लाइट ग्रीन होता है, तब इसमें मैक्सिमम लेटेक्स मिलता है। और ये लेटेक्स ही क्या होता है? ये ही एक तरह से हमारा क्या है, इसका एज ए ड्रग के तौर पे यूज किया जाता है। अब अपन आगे बात करते हैं, ये वैसे इसकी खेती करते हैं, या जो क्या कहेंगे, इसकी फार्मिंग होता है, या यूं कहूंगा यहाँ पे इसका कल्टीवेशन हर कहीं नहीं होता है, गवर्नमेंट के अंडर में होता है, और आपको पर्टिकुलर लाइसेंस लेना पड़ता है। और वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ओपीएम फैक्ट्री होती है, जिसमें इसको प्रोसेस किया जाता है। और मेनली 2 जगह इसकी फैक्ट्री है, गाजीपुर में जो यूपी में है, और दूसरा एक नीमच में है जो मध्य प्रदेश में है, एमपी में। तो 2 ही इसकी फैक्ट्री है जो यूपी और एमपी में है। तो याद रखिएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपीएम है, और इसके कल्टीवेशन के लिए या फार्मिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है? लाइसेंस लेना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका लाइसेंस मिलता है। ओके, अब अपन बात करते हैं इसकी जो ओपीएम की जो नेचर होती है, उसकी क्या होती है? सभी तरह की ब्राउन कलर की होती है। ये इस तरह की ब्राउन कलर की होती है। तो ये आपको ध्यान रखना कि ये जो लेटेक्स बना था, वो सूखने के बाद में इस तरह का ब्राउन कलर हो जाता है। ओके, और इस ब्राउन कलर से अपन बात करें तो अब देखना, इंडियन ओपीएम की जो शेप होती है, क्यूबिकल स्पीसीज होती है। पर्शियन ओपीएम होता है, उसको ब्रिक शेप्ड मास बोलते हैं, का होता है। नेचुरल जो टर्किश ओपीएम होता है, उसका कॉनिकल और राउंडेड टाइप के होते हैं। और नेचुरल यूरोपियन ओपीएम होता है, वो कॉनिकल और राउंडेड होता है। सिमिलरली मैनिपुलेटेड टर्किश ओपीएम जो होता है, ओवल एंड फ्लैटेंड टाइप के होते हैं। और मैनिपुलेटेड यूरोपियन ओपीएम होता है, वो इलोंगेटेड मास होता है। तो ये इनकी अलग अलग तरह की शेप हो गई, जो अलग अलग तरह के कौन कौन से इसके नेचर के थे। यहाँ पे इस ब्राउन तरह के जो यहाँ पे लेटेक्स था, जो सूखा हुआ था, उस लेटेक्स ब्राउन से क्या मिलता है? मोर्फिन, कोडीन, थीबेन, पेपावरिन और नोस्केपिन मिलता है। ये सारे के सारे क्या है फ्रेंड? एल्केलॉइड्स। ओके, एल्केलॉइड। और अपन बात करें अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की, जैसा कि अभी अपन ने बात कही, जो ड्राइड लेटेक्स था पॉपी का, उससे लगभग 25 एल्केलॉइड मिलते हैं। और इस 25 एल्केलॉइड में मेनली कौन से होते हैं? मोर्फिनेन एल्केलॉइड्स होते हैं, जो प्रीडोमिनेंट होते हैं। प्रीडोमिनेंट का मतलब मैक्सिमम अमाउंट उसी का होता है, डोमिनेट करते हैं। ओके, यहाँ पे दूसरी चीज और बता दूं, इन मोर्फिनेन एल्केलॉइड में भी सबसे ज्यादा मोर्फिन
मोर्फिन मिलता है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ओपियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यह ध्यान रखना वो कितना होता है टोटल, जो यदि 100% एल्केलॉइड है तो उसका 52% क्या होता है, मोर्फिन मिलता है। उसके अलावा इंपोर्टेंट कोडीन एंड थीबेन भी एज ए एल्केलॉइड मिलते हैं। ओके, फिर ये देखे ना आप, ये मोर्फिन किस फॉर्म में मिलता है, साल्ट ऑफ मैकोनिक एसिड और सल्फेट के फॉर्म में मिलता है। क्वेश्चन आया हुआ है जी पेट में, करीबन 5 से 10 बार क्वेश्चन पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकोनिक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मैकोनिक एसिड इज ए मार्कर, बायोमार्कर बोला जाता है इसको, बायोमार्कर फॉर व्हाट, मॉर्फिन। ओके, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है, कैसे कि मॉर्फिन का बायोमार्कर क्या है, तो उसको आपको आंसर होना चाहिए मैकोनिक एसिड। ओके, फिर उसके बाद में अपन बात करें, अभी अभी मैंने बताया एल्केलॉइड, तो ओपियम एल्केलॉइड्स होते हैं। ओपियम एल्केलॉइड की बात करते हैं तो देखना यहाँ पे इसका याद करना, एमिनो एसिड से डेरिवेटाइज है जो फिनाइल एलानिन और टायरोसिन से बायोसिंथेसाइज होते हैं। तो ये बायोसिंथेसिस से रिलेटेड इसका क्वेश्चन बनता है, तो ये चीज आता है आपका आंसर, क्या फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन दो से ये एल्केलॉइड बनते हैं। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, अगेन में जीपेट या यहाँ पे डीसीयू या जो ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट बात करें कि इसमें फिनेंथ्रीन एल्केलॉइड्स होते हैं, मतलब ये फिनेंथ्रीन एक रिंग सिस्टम है, रिंग सिस्टम में जिसमें मॉर्फिन, कोडीन एंड थीबेन 3 एल्केलॉइड होते हैं जो इस रिंग के डेरिवेटिव होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आता है कौन सा, बेंजाइल आइसोक्विनोलिन रिंग सिस्टम होता है। अगेन इट इज अ रिंग सिस्टम, और इसके कौन कौन से, नार्कोटीन, नोस्केपिन, नार्कोटीन का दूसरा नाम नोस्केपिन है, एंड पेपावरिन, ये 2 एल्केलॉइड है जो बेंजाइल आइसोक्विनोलिन रिंग सिस्टम मिलता है इसमें। ओके, फिर आपको देखना, क्या देखना, एल्केलॉइड यदि आप लोगों को डेफिनेशन वाइज समझना है तो मैं एल्केलॉइड्स की डेफिनेशन बता देता हूं। एल्केलॉइड्स की जब डेफिनेशन की बात आती है तो सबसे पहले पॉइंट रहता है, एक पॉइंट पहला, जो नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं हम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या रहता है इसका, दूसरा पॉइंट ये है, जैसा कि आपको पता है कि नाइट्रोजन है तो बटोबियस आपको पता होना चाहिए बेसिक नेचर होगा नाइट्रोजन की वजह से, क्यों, उसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फिर थर्ड पॉइंट क्या आता है इसका, थर्ड पॉइंट आता है कि बड़ा मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक नेचर है, इसलिए वाटर में इंसोल्यूबल होगा, वाटर इंसोल्यूबल है, ऑर्गेनिक नेचर का है। और यदि हम उसका सॉल्ट बना लेंगे तो बट ओबे से सॉल्ट जो होगा वो वाटर में सोल्यूबल होगा, ये आपको पता होगा। फिर उसके बाद में देखना नेक्स्ट क्या आता है, फिजियोलॉजिकली एक्टिव मींस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आता है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। मींस यदि हम इस एल्केलॉइड को हम बॉडी में देते हैं, बॉडी में देने के बाद में ह्यूमन बॉडी में देते हैं तो उसका एक्शन आता ही आता है, उसका एक्शन आता ही आता है, मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्शन आता है वो, या एक्टिव होता है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है, लेकिन उसका एक्शन जरूर आता है। यदि ये 4 पॉइंट मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्केलॉइड कहते हैं। ओके, इनका यदि अपन एग्जाम्पल की बात करें तो ये सभी एग्जाम्पल्स है जिसको बोलते हैं कोकेन, निकोटीन, स्ट्रिचनिन, कैफीन, मॉर्फिन, पाइलोकार्पिन, एट्रोपिन, मस्केलिन, एफिड्रिन, पेपावरिन, कोडीन। तो हमारा जो पेपावरिन, एक तो ये वाला आ गया एल्केलॉइड का पार्ट, एक मॉर्फिन आ गया जो एल्केलॉइड का पार्ट है जो हम आज पढ़ रहे हैं। ओके, उसके बाद में देखना फिनेंथ्रीन, जैसा मैंने बोला था इस रिंग सिस्टम को हम फिनेंथ्रीन बोलते हैं। ये मॉर्फिन का रिंग है, पहला मॉर्फिन 1 रिंग सिस्टम हो गया, दूसरा रिंग सिस्टम हो गया, तीसरा रिंग सिस्टम हो गया। ये 3 रिंग सिस्टम इस तरह से जुड़ी रहती है, हम इसको फिनेंथ्रीन बोलते हैं। और बाकी ये ईथर लिंकेज होता है, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है, ये फिनोलिक एल्कोहल होता है, ये सेकेंडरी एल्कोहल होता है, ये टर्सरी नाइट्रोजन होता है।
इस तरह से यहाँ पे मॉर्फिन, जिसको हम मॉर्फिन बोलते हैं। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पे दोनों, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, ओनली एंड ओनली जो ये दो OH है उसमें दोनों OH क्या हो गए, यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो गए, तो हम इसको थीबेन बोलते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट अपन यदि स्ट्रक्चर देखते हैं तो फिनोलिक एल्कोहल वाले को क्या पार्ट है, यहाँ पे मिथॉक्सी है, ये वाला एल्कोहल फ्री है, ये वाले एल्कोहल को फ्री होते, इसका नाम बन गया कोडीन। क्लियर है, जो एंटीटस्यू या खांसी में या कफ में काम आती है। ओके, कफ में काम आता है, एंटीटस्यू के तौर पे काम आती है। फिर उसके बाद में हीरोइन का नाम सुना होगा, ये हीरोइन आपको पता होना चाहिए, ये ओपीएम का क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये याद करना, कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, लेकिन हम मोर्फिन से इसको डेरिवेटाइज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो मैं सिंपल सा बता दूं, जो दोनों OH ग्रुप थे वहां पे एसिटाइल ग्रुप लगा दिया तो वो हीरोइन बन गया, जो एज ए ड्रग या नशे के लिए यूज किया जाता है। हीरोइन का नाम सुना होगा आपने। तो ये हीरोइन किससे बनती है, मोर्फिन का डेरिवेटिव होता है। मोर्फिन के दोनों OH ग्रुप पे CH3CO लगा दोगे तो CO लगा दोगे तो क्या हो, एसिटाइल ग्रुप लगा दोगे तो आपको क्या बन जाएगा, हीरोइन बन जाएगा। और इसी रीजन की वजह से हीरोइन और या इसके तरह के डेरिवेटिव बनते हैं जो नशे के तौर पे इसको यूज किया जाता है। इसीलिए ओपीएम को क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड इसकी कल्टीवेशन होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में इसका क्या करते हैं, लाइसेंस लेते हैं। इसी वजह से इसका क्या करते हैं, उसकी गवर्नमेंट फैक्ट्री में ही इसकी प्रोसेसिंग होती है। यदि कोई घर पे प्रोसेसिंग कर लेता है या बिना गवर्नमेंट की लाइसेंस के बिना यदि वो पर्सन क्या करता है, उसका कल्टीवेशन करता है, तो वो इलीगल माना जाता है और उसको उसकी कार्रवाई की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल द्वारा। ओके, जो इसीलिए नार्कोटिक डिपार्टमेंट के अंदर आता है। ओके, फिर अपन बात करते हैं केमिकल कांस्टेंट की, जैसा कि अपन ने बात कही थी। नेक्स्ट आता है बेंजाइल आइसोक्विनोलिन। बेंजाइल आइसोक्विनोलिन में नार्कोटीन, जिसको नोस्केपिन भी बोलते हैं, पेपावरिन। तो इसमें देखना आप, पेपावरिन का देखना, मैंने बोला था बेंजाइल आइसोक्विनोलिन, ये बेंजाइल पार्ट हो गया और ये आइसोक्विनोलिन हो गया। और तो देखना, सॉरी, ये तो आइसोक्विनोलिन हो गया, इसको अपन बोलते हैं आइसोक्विनोलिन। और यहाँ पे दूसरा पार्ट जो बनता है, एक कार्बन के साथ में ये वाला पार्ट बेंजीन वाला पार्ट बोलता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बेंजाइल। ओके, तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं बेंजाइल और इसको बोलते हैं आइसोक्विनोलिन, और दोनों से मिलके जो बना है उसको बोलते हैं हम बेंजाइल आइसोक्विनोलिन। ये पेपावरिन का स्ट्रक्चर आ गया पहला। दूसरा स्ट्रक्चर यदि हम देखते हैं तो ये वाला नार्कोटीन का आ गया, जिसमें अगेन क्या है, ये वाला अगेन आइसोक्विनोलिन पार्ट हो गया। और यहाँ पे ध्यान देना, इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर यदि हम इसको इस तरह से मानते हैं तब ये बेंजाइल आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव माना जाता है। तो इस तरह से ये बेंजाइल आइसोक्विनोलिन का डेरिवेटिव भी माना जाता है। क्लियर, जिसको नार्कोटीन। फिर अपन बात करते हैं, जब भी नार्कोटीन या नोस्केपिन की बात आती है तो जैसा हमने बताया कि ये एल्केलॉइड के अंडर में आता है, एल्केलॉइड कैटेगरी में। तो ये सबसे पहली बार एल्केलॉइड आइसोलेटेड किया हुआ एल्केलॉइड था, जो किसने किया था, रॉबिक्यूट ने किया था 1817 में। मींस फर्स्ट आइसोलेटेड एल्केलॉइड होता है। क्लियर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, और पेपावरेसी फैमिली से, जैसा कि अपन को पता है, और फर्स्ट एल्केलॉइड है। क्लियर, इसको हमने जैसा दो चीज में बताया, एक तो हमने बेंजाइल आइसोक्विनोलिन रिंग सिस्टम बताया, जो अभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जिसको हम इस तरह से किया था, याद करना। अभी बेंजाइल आइसोक्विनोलिन, बेंजाइल मोइटी ये हो गया, और दूसरा आइसोक्विनोलिन मोइटी ये हो गया। जो मैं गोला कर रहा हूं, इस पार्ट को हम बेंजाइल पार्ट बोलते हैं। ये हो गया आइसोक्विनोलिन, ये तो हो गया आइसोक्विनोलिन, और ये वाला पार्ट हो गया बेंजाइल। ओके,
क्लियर। और इस दूसरे को दूसरा भी डेरिवेटिव बोला जाता है, इसको बोलते हैं थैलिडी आइसोक्विनोलिन। इसको कैसे बोलते हैं ये समझना। ये पार्ट जो हो गया ये वाला आइसोक्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन हो गया जिसको हमने बोला आइसोक्विनोलिन। क्लियर। और दूसरा जो ये मैं रिंग बना रहा हूं, रेड मार्का कर रहा हूं, और यहाँ पे दूसरा ये वाला पार्ट भी रखना है और कीटोन ग्रुप भी रखना है। ये थैलिक एसिड से डेरिवेटाइज किया है, थैलिक एसिड से। ओके, थैलिक एसिड से डेरिवेटाइज किया है, इसीलिए इसको थैलिडिसो बोला है। क्लियर है। ये हो गया इस तरह से थैलिडिसो आइसोक्विनोलिन। तो इस तरह से इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, किसको, नोस्केपिन या नार्कोटिन को, मतलब दो रिंग सिस्टम के हिसाब से इसको कैटेगराइज किया है। अब नेक्स्ट अपन बात करें तो जैसा कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात चल रही थी, तो ओपीएम की जब बात करते हैं तो जो इसके करैक्टर अपन बात करते हैं, जो मोर्फिन सॉल्ट होता है वो क्या होता है, मोर्फिन खुद सोल्यूबल होता है इन एल्कली, मतलब आपको पता है कि मोर्फिन एल्केलॉइड है तो वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा, लेकिन ये एल्कली मतलब NaOH वगैरह में ये सोल्यूबल है। लेकिन मजे की बात है कि नॉट सोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ये सोल्यूबल नहीं है। और फिर अपन आगे बात करते हैं, मोर्फिन एंड कोडीन दोनों के दोनों लिवोरोटेटरी है। ये वाला क्वेश्चन जीपेट में आया हुआ है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि मोर्फिन और कोडीन किस तरह का नेचर है, लिवोरोटेटरी। लिवोरोटेटरी का मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करता है, उसको हम लिवोरोटेटरी बोलते हैं। और उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं, पेपावरिन जो होता है, जनरली मैं आपको बता दूं जो एल्केलॉइड्स होते हैं वो लिवोरोटेटरी या डेक्स्ट्रोरोटेटरी कुछ ना कुछ उसमें ऑप्टिकली एक्टिव रहता है, लेकिन पेपावरिन ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है, जो हमें इसको एज ए एल्केलॉइड मिलता है। ठीक है। और दूसरा नेक्स्ट आता है इसका नार्कोटीन। नार्कोटीन की मजे की बात यह है कि जो इसका जो नॉर्मल रहता है नार्कोटीन वो लिवोरोटेटरी होता है, जबकि नार्कोटीन इसका सोल्ट फॉर्म बनते ये क्या बन जाता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ये भी दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, तो याद रखना ये जीपेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, यदि इस तरह के क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है। फिर आता है केमिकल कॉन्स्टेंट की नेक्स्ट पॉइंट, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसा अपन बात कर रहे हैं ओपीएम की, तो अगेन ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये जीपेट क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है, 2010 में आया हुआ है कि मोनो एसिडिक एल्कलॉइड बोलते हैं इनको, जिसको मोर्फिन, कोडीन एंड पेपावरिन, ये तीन सारे के सारे मोनो एसिडिक एल्कलॉइड्स हैं। और यहाँ पे एक और नेक्स्ट क्या है कि इसमें किसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात हो रही है, तो ओपीएम में टेनिन्स, स्टार्च एंड कैल्शियम ऑक्सिलेट एब्सेंट होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसका लिए बात कर रहे हैं अपन, ओपीएम के लिए। फिर उसके बाद में है एडल्ट्रेंट। इसके एडल्ट्रेंट कौन कौन से होते हैं, इसके पाउडर्ड फॉर्म या गम या सुगरी फ्रूट, सुगरी का मतलब मीठे मीठे जो फ्रूट होते हैं उनको क्या करते हैं, इसके ओपीएम के जो लेटेक्स होते हैं उसमें मिला दिया जाता है, पाउडर्ड फॉर्म मिला दिया जाता है, या कोई गम मिला दिया जाता है, या मीठे फ्रूट मिला दिया जाता है, फल मिला दिया जाता है, तो वो ओपीएम के एडल्ट्रेंट कहलाते हैं। और नेक्स्ट आता है इसके इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा, इसके सीड भी होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन, ओपीएम के, जो ऑफ व्हाइट कलर के होते हैं, जिसमें करीबन 30 से 35% फिक्स्ड ऑयल मिलता है। क्या मिलता है, फिक्स्ड ऑयल मिलता है, और वो पेंट इंडस्ट्री में काम आता है। ध्यान रहे, सीड में मॉर्फिन नहीं मिलता, सीड से फिक्स्ड ऑयल ही मिलता है, सीड में मॉर्फिन नहीं मिलता। हम ओपीएम को जनरली मॉर्फिन के लिए पढ़ते हैं, तो यहां पे याद रखना है कि इसके सीड में से ऑयल मिलता है, फिक्स्ड ऑयल मिलता है, जो इंडस्ट्री में काम आता है, पेंट इंडस्ट्री में काम आता है, और प्रिफर्डली ओपीएम को हम मॉर्फिन के लिए पढ़ते हैं। ओके, आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का नेक्स्ट बात करते हैं, तो यदि हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, आइसोलेट कैसे करते हैं, तो ओपीएम का पाउडर करते हैं। तो ओपीएम पाउडर हो गया, उसमें कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिला के हम क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। यहाँ पे हम फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद में फिल्ट्रेशन करते हैं, फिल्टर करने के बाद में जो फिल्ट्रेट आया, फिल्ट्रेट का मतलब नीचे
नीचे जो फिल्टर पेपर से नीचे की तरफ जो बीकर में हमने कलेक्ट किया, उस बीकर में क्या किया हमने 10% NaOH डाला। 10% NaOH डाल के फिर हमने फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद में, फिल्टर कैसे करते हैं आपको शायद पता होगा, इस तरह से हम कोनिकल लेते हैं और यहाँ पे ये क्या करते हैं, इसमें इस तरह फिल्टर कर लेते हैं और ऊपर कुछ प्रेसिपिटेट बच जाता है, यहाँ तो इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, जिसको पीपीटी बोलते हैं, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं अपन फिल्ट्रेट। ओके, तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट पार्ट बचा, उस फिल्ट्रेट पार्ट में मोर्फिन, नार्सिन एंड कोडीन मिलता है, और जो प्रेसिपिटेट है उसमें नार्कोटीन, पेपावरिन एंड थीबेन मिलता है। तो याद रखना यहाँ पे फिल्ट्रेट और प्रेसिपिटेट में अलग अलग एल्कलॉइड्स मिलते हैं। जनरली थीबेन मोर्फिन एंड कोडीन के साथ पढ़ा जाता है, लेकिन प्रेसिपिटेट के साथ में थीबेन मिलता है। ओके, ये चीज हो गई आपकी इसके आइसोलेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट। अब बात करते हैं इसके एडल्ट्रेंट की। तो एडल्ट्रेंट में जैसा कि मैंने बताया था, इसकी पाउडर्ड फॉर्म या गम या सुगरी फ्रूट को एज ए एडल्ट्रेंट के तौर पे इसको यूज किया जाता है। और इसकी जो अलाइड ड्रग्स है वो कौन सी है, उसके जैसी ड्रग्स कौन सी है, पेपावर ब्रैक्टम बोलते हैं। जो इसका जो फ्लावर होता है रेड कलर का होता है, रेड कलर का होता है, कीप इन माइंड। और इसकी जो कैप्सूल होता है उसकी शेप भी डिफरेंट होती है, इससे डिफरेंट होती है। हमारा इसका कैप्सूल जैसा होता है, इसका यहाँ पे ऊपर अलग शेप का हो जाता है, इसीलिए पेपावर ब्रैक्टम में डिफरेंट होता है, ये इसका आइडेंटिफाइड होता है। याद रखना इसका दूसरा नाम होता है ईरानियन पॉपी या पर्शियन पॉपी भी बोलते हैं। एलाइड ड्रग के फॉर्म में बोला जाता है। इसमें नोट कंटेन मोर्फिन, मतलब मोर्फिन नहीं होता, लेकिन इसमें हाई अमाउंट में कोडीन मिलता है। कीप इन माइंड, इसमें बहुत ज्यादा कोडीन मिलता है, लेकिन मोर्फिन इसमें नहीं मिलता। किसमें, पेपावर ब्रैक्टम है जो एलाइड ड्रग के तौर पे इसको यूज किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की। आइडेंटिफिकेशन जब भी टेस्ट की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया था, पहला मैकोनिक एसिड जो एज ए बायोमार्कर के तौर पे यूज होता है। बायोमार्कर का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है, बायोमार्कर का मतलब किसका, मोर्फिन का। मतलब जहां पे मोर्फिन होगा वहां पे मैकोनिक एसिड के फॉर्म में होगा। तो हम ओपियम पाउडर लेते हैं, उसके साथ में वाटर मिक्स करते हैं, मिक्स करके उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक्सट्रैक्शन करने के बाद में जो वाटर एक्सट्रैक्ट मिला, उस वाटर एक्सट्रैक्ट में हम FeCl3 डालते हैं, मतलब फेरिक क्लोराइड डालते हैं। फेरिक क्लोराइड डालते ही रेड कलर आता है। रेड कलर डालने के बाद में उसमें HCl ऐड करते हैं, कंसंट्रेट। और कंसंट्रेट जैसे ही तो अगेन रेड कलर डार्क कलर का हो जाता है, तो उस टाइम उसका मतलब हो जाता है कि मैकोनिक एसिड प्रेजेंट है। ये मैकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर है। इसमें ये इस रिंग को हम क्या बोलते हैं, पायरान रिंग बोलते हैं। पायरान रिंग के साथ में सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन और सिक्स्थ पोजीशन। तो सेकंड और सिक्स्थ पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप डेरिवेटिव होता है, इसको हम मैकोनिक एसिड बोलते हैं। और मैकोनिक एसिड प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, मोर्फिन प्रेजेंट है, प्रेजेंट एज ए साल्ट ऑफ मोर्फिन। तो मोर्फिन के साथ में मैकोनिक एसिड मिलता है। ओके, ये तो मैकोनिक एसिड का आइडेंटिफिकेशन हो गया। फिर उसके बाद में अपन बात करें मोर्फिन का। तो मोर्फिन का टेस्ट क्या होता है, सैंपल का मतलब यहाँ पे पाउडर जो ओपियम होता है, पाउडर्ड फॉर्म होता है ओपियम का। उस ओपियम में हम क्या करते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड डालते हैं, तो ऑरेंज रेड कलर का आता है, इसका मतलब मोर्फिन प्रेजेंट है। और ये टेस्ट कोडीन नहीं देता, ध्यान रहे। तो ये दोनों में डिफरेंशिएशन करने का है। अगेन मोर्फिन का दूसरा टेस्ट है, सैंपल का मतलब वही पाउडर्ड ओपियम जिसमें पोटेशियम फेरिसाइनाइड डाला जाता है और FeCl3, और उसके में हीट करने के बाद में ब्लू कलर ग्रीन कलर आता है, इसका मतलब मोर्फिन हो गया। अगेन दिस टेस्ट इज नॉट गिवन बाय कोडीन। ओके, तो ये दो टेस्ट किसके हो गए, आपके मोर्फिन के। यदि हम पेपावरिन की बात करें तो सैंपल लेके उसमें HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पोटेशियम फेरिसाइनाइड डालते हैं, तो लेमन
येलो कलर का आता है, इसका मतलब उसमें पेपावरीन प्रेजेंट है। ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गए स्पेसिफिक टू द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मींस मॉर्फिन एंड पेपावरीन। मैकोनिक एसिड का हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके, फिर अपन यूज की बात करें तो यूज से पहले ओपीएम के अलग अलग फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। 3 फॉर्म्स होते हैं बेसिकली। पहला है कैम्फोरेटेड ओपीएम टिंचर बोलते हैं, जहां पर भी टिंचर का नाम आए उसका मतलब उसमें अल्कोहल है, ये वर्ड आपको दिमाग में फिट कर लेना। तो ओपीएम जो पाउडर था उसमें बेंजोइक एसिड डाला, कैम्फर डाला, एनिस ऑयल डाला और अल्कोहल डाला। कीप इन माइंड मैंने अल्कोहल बोला था। ये सारा का सारा क्या करता है, एक प्रिपरेशन है जिसको कैम्फोरेटेड ओपीएम टिंचर बोलते हैं। ये एंटी पेरिस्टाल्टिक एक्शन देता है जिसकी वजह से इसको डायरिया में यूज किया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया के तौर पे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है यहाँ पे देखना, पाउडर्ड ओपीएम हम किसको बोलते हैं, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया हुआ है। पाउडर्ड ओपीएम में क्या क्या होता है, 10% जिसमें एनहाइड्रस मोर्फिन होता है पहला, दूसरा लैक्टोज होता है, कैरामल होता है, पाउडर्ड कोका हस्क होता है, इसको हम पाउडर्ड ओपीएम बोलते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, दैट इज ओपीएम कंसंट्रेटम। किस क्या बोलेंगे, ओपीएम कंसंट्रेटम, जिसमें एनहाइड्रस मोर्फिन होता है 47.5 to 52.5% प्लस नार्कोटिन होता है 16 से 22%, पेपावरिन होता है उसमें 2.5 से 7% और कोडीन होता है उसमें 2.5 से 5%। और ये ओपीएम कंसंट्रेटम किसके तौर पे यूज होता है, सोर्स ऑफ ओपिएट एल्कलॉइड्स के तौर पे इसको यूज किया जाता है। तो ये 3 फॉर्म हो गए जो ओपीएम के मार्केट में अवेलेबल रहते हैं जनरली। ये तो हो गया आपका एज ए फार्माकोग्नोसी के तौर पे। यहाँ पे क्या है, ओपीएम क्या है, ओपीएम यहाँ पे क्रूड ड्रग के फॉर्म में यूज किया जाता है, ना कि यहाँ पे एज ए आइसोलेटेड फॉर्म में। यहाँ पे एक रेंज दे रखी है कि कौन सी रेंज में कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ओके, फिर अपन बात करें मॉर्फिन की, जैसा कि ओपीएम इसका ओपीएम का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो आपको शायद पता होगा ये स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट होता है किसका, म्यू रिसेप्टर का। और म्यू रिसेप्टर से कौन कौन से एक्शन आते हैं आपको पता है, एनाल्जेसिया आता है, दूसरा इसका एक्शन आता है मियोसिस। एनाल्जेसिया का मतलब पेन किलर, मियोसिस का मतलब आंख की पुतली का छोटा होना। नेक्स्ट आता है कौन सा, सेडेशन, सेडेशन का मतलब नींद आना। फिर आता है नेक्स्ट कौन सा, यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब होता है नशे जैसी कंडीशन पैदा होना। और नेक्स्ट आता है कौन सा, रेड्यूज जीआईटी मोटिलिटी, मतलब एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो गया। और उसके बाद में कौन सा आ गया, फिजिकल डिपेंडेंस आता है। और नेक्स्ट आता है कौन सा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। कीप इन माइंड ये सारे के सारे एक्शन कौन से हैं, ये म्यू रिसेप्टर से मीडिएटेड एक्शन है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, म्यू रिसेप्टर से रिलेटेड कौन से एक्शन होते हैं। यूफोरिया पे क्वेश्चन आया हुआ है, फिजिकल डिपेंडेंस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये वाला पार्ट जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉर्फिन को ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट है लेकिन एट द सेम टाइम वीक एगोनिस्ट किस कौन कौन से रिसेप्टर के लिए, कापा रिसेप्टर के लिए भी रहता है एज वेल एज डेल्टा रिसेप्टर के लिए भी होता है। कौन किसकी बात कर रहे हैं, मॉर्फिन की। मॉर्फिन किससे मिलता है, ओपीएम से। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो मॉर्फिन जैसे पहले वाले एक्शंस की बात कर रहे थे, उन्हीं एक्शंस के बेसिस पे इसके यूज होते हैं। तो पहला है पोटेंट एनाल्जेसिया, मतलब पेन किलर के तौर पे इसको याद नहीं दिया जाता है बहुत ज्यादा, मतलब ये क्या होता है, सिस्टेमिक पेन किलर के तौर पे यूज किया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के तौर, मतलब एनेस्थीसिया देते हैं उससे जस्ट पहले जो प्रिपरेशन किया जाता है उसमें भी इसको यूज किया जाता है। एज वेल एज एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, कार्डियक अस्थमा में भी इसको यूज किया जाता है, किसको, मॉर्फिन को। फिर नेक्स्ट आता है कौन सा, डायरिया में काम आता है जो, क्योंकि ये एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की तरह
काम करता है, मैंने अभी भी बताया था, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है, जीआईटी को की कंडीशन को डाउन करता है। और नेक्स्ट आता है इसका यूज कौन सा, कफ में यूज होता है, क्यों, ये एज ए एंटी टस्यू के तौर पे इसको यूज किया जाता है। क्लियर। और नेक्स्ट आता है इसका कौन सा, रिलीफ इन एंजाइटी एंड एप्रिहेंशन, मतलब जो सेडेशन के तौर पे जो सेडेटिव इफेक्ट था इसलिए इसको यूज किया जाता है। ध्यान रहे मैंने ये लगभग सारे क्वेश्चंस सारी यूजेज बताए हैं कौन से, एज ए फार्माकोलॉजिकल ये यूजेज बताए हैं। ये फार्माकोलॉजिकल यूजेज किसके बताए हैं मैंने आपको, मॉर्फिन के। तो क्योंकि मॉर्फिन किससे मिलता है, ओपियम से, इस तरह से हम स्पेसिफिकली मॉर्फिन के अपन ने यूजेज डिस्कस किए हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने पूरा वीडियो देखा। यहाँ पे यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर बनता है। अपने फ्रेंड सर्किल में जितना हो सकता है शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको वो वीडियो क्या होगा, आपको अलर्ट मिल जाएगा और आप उस वीडियो को टाइमली देख पाएंगे। थैंक यू वंस अगेन।